अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है एम्बेसडर अशोक सज्जनर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Always a pleasure to be with you. Thank you. थैंक यू सर। आज हम आपसे एक तो समझना चाहेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट अभी आ रहा है यूएस का, उसके बारे में काफ़ी बात की जा रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। तो वो किस लिहाज से आप समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट है? और भारत के लिए तो खैर है ही, लेकिन इस रीजन के लिए, क्योंकि जाहिर है कि एक बड़ी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, तो उससे इस रीजन को क्या फ़ायदा होगा? उसके साथ साथ सर हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो मीटिंग्स होती हैं इंडिया में, जैसे एससीओ की मीटिंग्स हो गई या G20 की, उनमें जो बात होती है, जो मीटिंग्स ये होती हैं, उसके बाद उसका कोई रिजल्ट होता है या ये एक बस फॉर्मेलिटी है कि हर कंट्री ने होस्ट करना है और बाकी कंट्रीज ने पहुंचना है और फिर बातचीत हुई और फिर आगे क्या कोई एक्शन भी दिखाई देता है उन चीजों के ऊपर, या आप समझते हैं कि नहीं सिर्फ बात करके और फिर आगे बढ़ जाते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच का आरजू। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे हैं, और दो थैंक यू। बहुत ही जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, आजकल डिबेट कर रहे हैं। एक तो आपने कहा है प्रधानमंत्री मोदी की जो ये यात्रा है यूएस में, और दूसरा है ये G20 और एससीओ की, क्योंकि भारत इन दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन दोनों की नुमाइंदगी कर रहा है। इन दोनों की प्रेसिडेंसी है इस साल भारत के पास। और अगर देखा जाए जो कुछ महीने पहले, अगर हम देखें पिछले साल के दिसंबर महीने में, तो भारत प्रेसिडेंट था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। इंडिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द G20 एंड इंडिया आल्सो हैड द प्रेसिडेंसी ऑफ एससीओ। सो इससे मालूम चलता है जो भारत का जो प्रोफाइल है, जो इन्फ्लुएंस है, वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो पहले जो आपने प्रश्न किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी की जो ये यात्रा होने वाली है 22 तारीख को व्हाइट हाउस में, वहाँ उन्हें बुलाया है। तो दो तीन चीज़ें मैं इसमें कहना चाहूँगा। एक तो ये प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं यात्रा होगी जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। इट्स हिज 8th विजिट टू अमेरिका, एंड और भी देशों में वो गए हैं, परंतु जिस देश में सबसे ज़्यादा उन्होंने ट्रैवल किया है वो अमेरिका है। सो इससे मालूम चल जाता है जो भारत के लिए ये जो रिश्ता है कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मैं कहता हूँ जो आजकल भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, दे आर वेरी कॉन्सिक्वेंशियल, न केवल भारत के लिए परंतु अमेरिका के लिए भी और विश्व के लिए भी। आपने रीजन के बारे में पूछा है, रीजन के लिए भी, क्योंकि जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक में रूल ऑफ लॉ हो, इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी हो, पीस हो, ट्रैंक्विलिटी हो, इंक्लूसिविटी हो, प्रॉस्पेरिटी हो, तो ये सब चीज़ों के लिए भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ इसमें ये समझने वाली है, जो ये पहली बार प्रधानमंत्री मोदी हालांकि 8वीं बार जा रहे हैं, बट दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल स्टेट विजिट जो प्रधानमंत्री मोदी की हो रही है वहाँ पर। और आपको मालूम है जो स्टेट विजिट्स अमेरिका में बहुत कम होती हैं, इट इज़ वेरी इनफ्रीक्वेंट। राष्ट्रपति बाइडेन के अगर हम दौर में देखें तो ये तीसरी स्टेट विजिट होगी। पहली स्टेट विजिट दिसंबर 2022 में हुई थी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की। दूसरी अभी कुछ महीने पहले साउथ कोरिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट यून की, और अब ये तीसरी विजिट ये प्रधानमंत्री मोदी की है। तो इसीलिए इससे ये भी मालूम चलता है जो अमेरिका और राष्ट्रपति जो बाइडेन ये भारत के साथ जो अपने रिश्ते हैं उनको क्या महत्व देते हैं, और दूसरा जो प्रधानमंत्री मोदी का योगदान रहा है इन रिश्तों को पिछले 9 साल में इतना ऊपर लाने में, तो उसको भी वो अहमियत मानते हैं। तीसरी बात इसमें आरजू में ये कहूँगा, एज ए जनरल कमेंट में ये बताऊंगा, जो न केवल वो व्हाइट हाउस में जाएंगे 22 तारीख को, 22 जून को, बट ही इज ऑल्सो बीन इनवाइटेड टू एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस, वो भी 22 तारीख को। तो मतलब वहां पर अगर देखें अमेरिका में, तो not only the White House but also the Congress is fully supportive of a very strong
and a vibrant and dynamic relation with India. और आगे की इसकी बात ये है जो समझने की, वो महत्वपूर्ण ये है जो दिस इज द सेकंड टाइम दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी एड्रेसिंग द जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस। पहले उन्होंने 2016 में भी गए थे, तब उन्होंने जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया है। एज फार एज इंडियन लीडर्स आर कंसर्न, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कि 2 मर्तबा यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को एड्रेस करेंगे। इससे पहले कुछ और वर्ल्ड लीडर्स हैं जो जिन्होंने एड्रेस किया है, और वो ऐसे नेता रहे हैं, विश्व नेता रहे हैं, जैसे विंस्टन चर्चिल ने एक बार से ज्यादा एड्रेस किया है जॉइंट सेशन, और नेल्सन मंडेला ने एक बार से ज्यादा। तो अब प्रधानमंत्री मोदी भी ही हैज रीच्ड, उनका जो स्टेचर है भारत और अमेरिका के रिश्तों में, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, बहुत ऊपर हो गया है। इसमें और मैं आखिर में ये कहूँगा, जो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, ये पिछले करीब 20-22 साल से बहुत तेजी से ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं कहूँगा वहाँ पर अगर आप देखिए, अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति आए, पहले शुरुआत हुई बिल क्लिंटन के साथ, उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए 8 साल के लिए, तब हमारे रिश्ते बहुत आगे आगे बढ़े। उस समय हमने ये इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील साइन की। उसके बाद राष्ट्रपति ओबामा आए 8 साल के लिए। उन्होंने कहा जो इस सेंचुरी में भारत और अमेरिका के जो संबंध है, इट विल बी अ डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। और जब 4 साल के लिए डोनाल्ड ट्रंप आए, उसमें भी हमारे रिश्ते बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। और अब जो बाइडेन के साथ तो बहुत हम देखते ही हैं, जब भी उनकी मुलाकात होती है, चाहे G20 में, चाहे G7 में, या फिर हिरोशिमा में, या फिर क्वाड की समिट में, तो बहुत ही दोनों नेताओं के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन में, ये बहुत ही ज्यादा जिसे कहा जाए कंफर्ट लेवल है और रैपो है। और उसी समय में अगर भारत में भी देखें तो अलग अलग पार्टियों से नेता आए। पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी थे, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल के लिए आए, और अब पिछले साल से 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो कोई भी यहाँ पर नेता आया हो, चाहे हमारी पार्लियामेंट है या हमारे प्रधानमंत्री हैं, सभी ने इस संबंध को बहुत महत्व दिया है, बहुत इंपॉर्टेंस दी है, और ये पिछले 20-22 साल से बहुत आगे तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस यात्रा में भी हमारे दोनों देशों के संबंधों को और एक ज्यादा जोर मिलेगा, एक ज्यादा और एनर्जी और डायनामिज्म मिलेगी। सर, क्या आप इसमें ये भी समझते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे, और जाहिर है जिस तरह के टर्म्स आप लोगों के नजर आ रहे हैं सभी को, पाकिस्तान को भी कोई टफ टाइम दिया जा सकता है, क्योंकि आईएमएफ अभी तक नहीं मान रहा। आईएमएफ ने जो है वो अपना जो नया शेड्यूल रिलीज किया है, उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। तो यहाँ पे एक इम्प्रेशन है कि भारत की तरफ से भी कोई ना कोई टाइप की रुकावट डाली जा रही है आईएमएफ और पाकिस्तान की डील में। नहीं, ये वाला आप बिल्कुल भी, ये आप सोचना इसके ऊपर छोड़ दीजिएगा। देखिए, इंडिया डज नॉट हैव द टाइम फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास बहुत समय होगा भारत के बारे में सोचने के लिए, जो भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, भारत के पास समय नहीं है। मैंने अभी आपको बताया, जो पिछले 4-5 महीने पहले हमारे पास प्रेसिडेंसी थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, एससीओ की, G20 की, वो अभी भी है। हमारे अभी प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां पर अमेरिका में। उसके बाद ही विल गो एज द चीफ गेस्ट ऑन फ्रांस में जाएंगे, बैस्टिल डे। उसके बाद ब्रिक्स के लिए जाएंगे साउथ अफ्रीका में। उनके पास बहुत ही ही इज अ वेरी बिजी पर्सन, जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव है। आई डोंट थिंक ही हैज एनी टाइम एट ऑल टू फोकस ऑन और टू कॉन्सेंट्रेट ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान वैसे ही, देखिए पाकिस्तान, मैं आपको बताऊं ये इसके बारे में, जो पाकिस्तान की दिक्कतें हैं वो औरों की वजह से नहीं है। पाकिस्तान की जो दिक्कतें हैं वो उसकी अपनी पॉलिसीज की वजह से है, चाहे वो टीटीपी की हो, टेररिज्म की हो, आतंकवाद की हो। क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को सहारा देता है, इसीलिए इट इज कमिंग बैक टू बाइट इट। उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो आप देखिए बिल्कुल ही
ठीक नहीं है। आप सब्सिडी उनको देते हैं जिनके पास वैसे ही पैसा है, रादर देन टेकिंग केयर ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। तो इसीलिए आप अगर दूसरों के ऊपर पाकिस्तान ये एलिगेशन लगाना शुरू बंद कर दे जो आपकी वजह से हमारे यहाँ ये हो रहा है, और अपने आप सोचे देखे क्या होना चाहिए। देखिए आपके यहाँ से भी कितनी अब आवाजें उठ रही हैं जो अगर पाकिस्तान को इन हालात से उभरना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। जैसे मैंने अभी पढ़ा है, एक जो आपके हैं जिनको कहा जाता है अंबानी ऑफ पाकिस्तान है, मियां मनशा, वो जी। कह रहे हैं अगर हमको आगे बढ़ना है तो ये क्या आप भारत के साथ ऐसे संबंधों को खराब कर रहे हैं, उनके साथ आप संबंध अच्छे करिए। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं यूएस में, और ये भी कहा जाता है कि जो इंडियन सिटीजन वहां पर हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी इलेक्शंस के लिए। तो आपको लग रहा है कि वाकई में यही बात है? और साथ ही इसी टॉपिक में मैं एक चीज और जोड़ूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अरेस्ट हुए और उनके ऊपर जिस तरह से केसेस चल रहे हैं, आपको लगता है कि वो उसमें से निकल आएंगे और इलेक्शन के टाइम तक वो आ सकेंगे मैदान में, या आप समझ रहे हैं कि नहीं, उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा? अच्छा देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है, जो इंडियन डायस्पोरा है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, करीब हम्म। 4 मिलियन से ऊपर है, 4.2। दे आर द मोस्ट हाईली एजुकेटेड आउट ऑफ ऑल डायस्पोराज इन द यूनाइटेड हम्म। स्टेट्स। दे आर द मोस्ट पॉपुलर मोस्ट प्रॉस्परस diaspora out of all the immigrant populations in the United States. तो वहाँ वो अच्छा काम कर रहे हैं। They are working towards improving relations between India and United States. और देशों के बारे में वो नहीं कुछ कर रहे जो आप और देशों के लिए कुछ ऐसे काम अमेरिका करे या उनके ऊपर दबाव डाले या नहीं। तो इसीलिए अगर कोई किसी के जहन में ये बात है जो पाकिस्तान माइट बी एन इशू जिसके ऊपर हमारा इंडियन डायस्पोरा वर्क कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं है। हमारे अपने कैसे दोनों देशों के रिश्तों को वहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, वहां पर हमारा डिफेंस कोऑपरेशन बहुत बढ़ रहा है, उसको हमने कैसे आगे लेकर जाना है, वही बातें वही चीजें हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है वो इसमें एंगेज कर रहा है, जो कैसे और संबंधों को और गहरा बनाया जाए और सुदृढ़ बनाया जाए। दूसरी बात आपने कही है डोनाल्ड ट्रंप की, तो मैं समझता हूं जो उनके ऊपर अभी इंडाइटमेंट हुआ है, 37 चार्जेस लगे हैं, इससे पहले भी कुछ और भी इंडाइटमेंट हुआ था, उसमें भी बहुत चार्जेस लगे थे। देखिए जहां तक मुझे समझ है, मैं जानता हूं अमेरिका के जो लॉज हैं उसके अनुसार तो डोनाल्ड ट्रंप चाहे वो कन्विक्ट भी हो जाएं, अभी तो इंडाइट ही हुए हैं, जी। चाहे वो कन्विक्ट भी हो जाएं, स्टिल ही विल बी एबल टू फाइट द इलेक्शन। और इलेक्शन में वो जीत पाएंगे नहीं पाएंगे, अब डेमोक्रेसी में तो ये पता चलता नहीं है, वो तो फिर बाद में मालूम चलेगा। बट डेफिनेटली ही विल बी इन अ पोजीशन टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, और फिर देखना होगा जो ये केसेस उनकी अपील को कम करते हैं या बढ़ाते हैं। क्योंकि अभी जो देखने को मिला है आरजू, वो ये है जो कम से कम अमंग्स द रिपब्लिकन्स जब भी ये केस हुए हैं उनकी पॉपुलैरिटी जंप की है, और उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस और सपोर्ट है, वो और ज्यादा बढ़ा है। और उनके जो अपोनेंट्स हैं रिपब्लिकन पार्टी में, इवन दे आर नॉट एबल टू से एनीथिंग अगेंस्ट मिस्टर ट्रंप। वो भी मिस्टर ट्रंप को ही के फेवर में बात कर रहे हैं और कहते हैं जो जो ये किया जा रहा है, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट करेक्ट, एंड दिस इज अ मिसयूज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो वो भी उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहना का साहस कर पा रहे हैं। सो आगे देखना होगा जो कैसे हाउ थिंग्स इवॉल्व एंड डेवलप। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर वही जो हमने दूसरा टॉपिक पहले बताया था आपको इंट्रो में, कि मैं ये समझना चाह रही थी कि जो ये मीटिंग्स होती हैं, एससीओ की मीटिंग हो गई, क्वाड की हो गई, या G20, इनसे कुछ मिलता भी है, कोई रिजल्ट आता है, कोई काम होता है, या आपके ख्याल से सिर्फ ये मीटिंग्स होती हैं, सब कंट्रीज बैठती हैं और बस वो जो हमारे यहाँ कहते हैं गप्पे शप्पे लगा के और बस चले गए, या कुछ उसमें से निकलता हुआ, कुछ उसमें पॉजिटिव कोई प्रोग्रेस दिखाई देती है आपको होती है?
देखिए ये 3 आपने ऑर्गेनाइजेशंस का ज़िक्र किया है। मैं सबसे पहले G20 के बारे में बात करूँगा, उसके बाद थोड़ा-सा क्वाड के बारे में और एससीओ के बारे में। देखिए G20 इज़ नॉट एन इट्स ओनली अ नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट लाइक अ ग्लोबल ट्रीटी। इंटरनेशनल ट्रीटी है नहीं जो वहाँ पर आप जाते हैं, आप कोई कमिटमेंट्स लेते हैं और अगर आपने कमिटमेंट्स को पूरा करने में आप चूक गए, भूल हो गई, तो फिर आपके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। इट्स नॉट लाइक जैसे डब्ल्यूटीओ में आपने कुछ साइन दस्तखत किया हुआ है या और कहीं जगह जहां पर आप ऑब्लिगेशंस लेते हैं। यहाँ पर है जो ये जो 20 देश हैं, 19 देश और यूरोपियन यूनियन, ये सब मिलकर और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, एडीबी है, इनके सबके चीफ्स, इनके सबके हेड्स वहां पर इकट्ठे होते हैं और वो ये बात करते हैं जो इस दुनिया में क्या मुश्किलात है, क्या दिक्कतें हैं। और आपको मालूम है आरजू, आपके देखने वालों सुनने वालों को मालूम है, जो पहले ये सब काम G7 किया करता था। G7 की जी। शुरुआत हुई थी 1970 के आसपास। हुँ। फिर ये जब 2007-2008 में एक ही इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो ये G7 ने इसको थोड़ा एक्सपैंड करके G20 कर दिया। हालांकि G7 की मीटिंग्स भी चल रही हैं और वो भी मेरे विचार से काफी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, परंतु G20 डील करता है इकोनॉमिक इश्यूज से। और अभी हम देख रहे हैं जो बिल्कुल दो पूरी दुनिया के सामने, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज के सामने आरजू, बहुत दो मुश्किल के ऐसे ये वाकया हुए हैं। एक तो पेंडेमिक हुआ है 2020 के शुरुआत से, जो अभी तक चल रहा है, किसी ना किसी रूप से चल रहा है, परंतु उसका प्रभाव तो पूरी दुनिया में ही पड़ रहा है, सबकी इकोनॉमीज पर, वहाँ के सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस पर। और उसके बाद करीब 15 महीने से ज्यादा हो गए हैं ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा देशों को नुकसान उठाना पड़ा है। तो चाहे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो या शॉर्टेजेस हो, फूड का, एनर्जी का, फर्टिलाइजर का, या बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके डेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, कर्जे बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत देशों में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है। और ये केवल डेवलपिंग देशों में नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी, यूरोप में भी ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां ये मुश्किलें हैं। तो इसीलिए G20 इन सब मुद्दों के बारे में बात करेगा, कर रहा है, और कैसे इनका सोल्यूशन निकाला जाए, कैसे ये जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं ये सामने आए, जिससे कि जो डेट सिचुएशन है उसको कैसे हम सॉल्व कर पाए। तो वहां पर ये जो भी निर्णय लिए जाते हैं, और अगर ये बड़े बड़े जो देश हैं वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनकी इतनी बड़ी इकोनॉमीज है, G20 के देश आपको मालूम है, दे अकाउंट फॉर 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, दे अकाउंट फॉर 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो वो जो अगर निर्णय लेते हैं, वो उनको अगर कार्यान्वित करते हैं, दे इम्प्लीमेंटेड, दे पुट इट इनटू एक्शन, तो उसका असर, उसका फायदा पूरी दुनिया में होने वाला है। तो इसीलिए ये वाली और इस बारी जो G20 की मुलाकात है, मेरे विचार में पिछले बहुत सालों में सबसे ज्यादा मुश्किल मुलाकात है, क्योंकि चैलेंजेस इतने ज्यादा आ गए हैं पूरी दुनिया के सामने, इकोनॉमिक चैलेंजेस। अगर आप मुझे इजाजत दे आरजू, तो मैं एक चीज और कहना जी, चाहूंगा, ज़रूर सर। और वो है, देखिए, ये जो मीटिंग्स होती हैं इसमें 20 देश आते हैं, और फिर जो मेजबान होता है, जो होस्ट होता है, वो कुछ और देशों को भी एज इनवाइटेड गेस्ट्स उनको इनवाइट कर सकता है। तो हमने करीब 9 और देशों को इनवाइट किया है, और ज्यादातर हमने डेवलपिंग कंट्रीज, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, वगैरह वगैरह, उन देशों को हमने इनवाइट किया है। सो दे आर ऑल पार्टिसिपेटिंग। परंतु इसको अगर देखा जाए तो देयर आर स्टिल मोर देन 150 कंट्रीज आउटसाइड, जो कि इन मीटिंग रूम्स में नहीं होती है। परंतु जो ये निर्णय लिए जाते हैं, वट एवर डिसीजन इज टेकन, उसका सबसे ज्यादा असर उन 150 उसमें से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर होना होता है। So one new thing that India has done this time, जो कि पहले किसी G20 प्रेसिडेंसी ने नहीं किया, जो हमने कहा, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं
जिनको इन प्रॉब्लम्स की इतनी मार पड़ रही है, कर्जे की, इन्फ्लेशन की, शॉर्टेजेस की, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की, हमको इनसे बात करनी चाहिए, इनसे समझना चाहिए इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनकी क्या मुश्किलात हैं, और उनको हम सामने ले जाकर रखेंगे G20 के जो भी मीटिंग्स होती हैं। तो ये यहाँ पर फिर भारत में एक जिसे कहा जाता है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, वो यहाँ पर बुलाया गया 12 और 13 जनवरी को, विच वॉज इमीडिएटली आफ्टर इंडिया टुक ओवर द प्रेसिडेंसी। और उन 2 दिनों में करीब 125 देशों से भारत की बात हुई। बहुत सारे देश इसमें एट द लेवल ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट आए, उनसे बात हुई। और अभी जो बातचीत हो रही है, अभी 2 दिन पहले वाराणसी में, काशी में 3 दिन की ये डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हुई। उसमें जो भी डेवलपिंग कंट्रीज के कंसर्न्स थे, उन सबको उसमें लाया गया है, एंड दे हैव बीन एक्सेप्टेड एंड अडॉप्टेड बाय ऑल द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। तो टू पुट इट इन ब्रीफ, आपका जो प्रश्न था, जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां पूरी दुनिया के सामने हैं, उनके बारे में बातचीत की जा रही है और उनके कैसे सॉल्यूशंस निकाले जाएं। और वही वो आगे जब होपफुली जब एक दिल्ली डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन उभर कर आएगा सितंबर में, तो वो भी उसमें करेंगे। अब 2 और आपने जो ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया, मैं बहुत ही ब्रीफली उनके बारे में कह देता हूं। एक आपने क्वाड का कहा, क्वाड के 4 मेंबर्स हैं, परंतु क्वाड में अभी अगर आप देखें पिछले 2-2.5 साल में ये जो 4 नेता हैं, राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री किशिडा और प्रधानमंत्री एल्बनीसे, और ऑस्ट्रेलिया और जापान में तो गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो इनको प्रीडिसेसर्स भी। इन 2.5 साल में ये नेता 5 बारी मिल चुके हैं, 3 बारी इन पर्सन और 2 बारी वर्चुअली। और मैं समझता हूं, आप तो बहुत ही इन बातों को अच्छी तरह फॉलो करते हैं आरजू, आपने भी देखा होगा जो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इतनी फ्रीक्वेंटली मुलाकातें नहीं होती हैं, एंड दे आर डिस्कसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। दे आर डिस्कसिंग इश्यूज लाइक क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। शुरुआत की जो मीटिंग थी उसमें क्लाइमेट चेंज, उसके बाद ये जो कोरोना पेंडेमिक था उसमें वैक्सीन्स कैसी दी जाए। करीब 2 बिलियन वैक्सीन्स इंडो पैसिफिक के देशों को देने का ये उन्होंने निर्णय लिया था। फिर बहुत महत्वपूर्ण है जो कैसे, जैसे मैं शुरू में बोल रहा था दैट इट शुड बी अ फ्री, ओपन, सिक्योर, प्रॉस्परस एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। क्योंकि हम देख रहे हैं साउथ चाइना सी में चीन अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज कर रहा है, ईस्ट चाइना सी में कर रहा है, असर्टिवनेस उसकी बढ़ रही है। और हम देख रहे हैं बेल्ट एंड रोड, उसका जो इनिशिएटिव है, उसके अंतर्गत बहुत सारे देश हैं जो डेट ट्रैप में आ गए हैं। श्रीलंका में आ गए हैं, पाकिस्तान का तो आपको हाल खुद मालूम है, मैं क्या कहूँ इसमें। परंतु बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से बहुत देश इसमें डेट ट्रैप में आ गए हैं। तो वहां पर हम कैसे ऐसा ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस कैन बी मेड अवेलेबल, जिससे कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, परंतु जो देश हैं एक तो वो डेट ट्रैप में नहीं आए, और दूसरा वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बने जो उन देशों के लिए फायदेमंद हो, ना कि वो चीन के फायदे के लिए हो। क्योंकि अभी बहुत जगह ये बता दिया गया, सामने आया है, जो भी ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इनमें बहुत ज्यादा वो जो होस्ट कंट्री है उसको इतना फायदा नहीं होता है। ना तो वहां पर जॉब्स क्रिएट होते हैं, ना वहां पर टेक्नोलॉजी आती है, करप्शन बहुत ज्यादा है। आप पाकिस्तान का अपना हाल देख लीजिएगा, वहां पर कितने चाइनीज वर्कर्स आते हैं, चाइनीज मशीनरी आएगी, लोकल टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी, का डेट ट्रैप आएगा। तो ये कैसे वहां पर उनको ऑप्शंस दिए जाएं जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बन पाए। आखिरी बात आपने कही एससीओ के बारे में, और इसमें आपको मालूम है जो अब 8 देश हैं,
पाकिस्तान इज ऑल्सो अ मेंबर, इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है। तो इसमें भी हम बहुत मीटिंग्स हुई हैं, बहुत हमने बहुत इन एससीओ में ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, डायलॉग पार्टनर्स हैं, उनको भी इंक्लूड करने का हमने बहुत प्रयास किया है। और अभी 4 तारीख को वर्चुअल फॉर्मेट में समिट होने वाला है, और मैं समझता हूँ बहुत नए इनिशिएटिव्स जो भारत ने लिए हैं। अगर मैं 1 मिनट लूँ जिसमें 2 इनिशिएटिव्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी का एक इनिशिएटिव है क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए, जिसको हम कहते हैं लाइफ, विच इज एन एक्रोनिम विच स्टैंड्स फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मतलब हमको अपने रहन सहन को, एवरी इंडिविजुअल विल हैव टू मेक चेंजेस जो अपने रहन सहन में, जिससे कि क्लाइमेट चेंज पर क्लाइमेट के ऊपर इतना खराब असर नहीं पड़े। So that has been accepted both for the SCO and I think also for the G20. दूसरा है, जब ये फूड सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं और फूड अन्न की इतनी कमी हो गई है, तो तब हमने फोकस किया है मिलेट्स के ऊपर। और आप तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं ज्वार बाजरा, विच इज ऑल्सो, इसको हमने बोला है श्री अन्न, विच मीन्स अ डिवाइन फूड, डिवाइन दिस थिंग। और इसको हमने कहा दैट कैन बी यूज्ड एज अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर फूड सिक्योरिटी, क्योंकि ये एरिड क्लाइमेट्स में, ड्राई क्लाइमेट्स में वाटर की जहाँ कमी हो वहाँ पर पैदा होता है, और इसका जो फायदा है टू द इंडिविजुअल वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा जो गपशप करके वो सब चले जाते हैं। नहीं जी नहीं आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन सर अक्सर उसमें तो हम लोग हैं ही नहीं, पाकिस्तान है ही नहीं अक्सर जो ग्रुप्स है। एक में सर एससीओ में थे तो वो भी आप लोगों ने ऑनलाइन कर लिया, अच्छा खासा यहाँ सबके बैकपैक हो गए थे, मेरे समेत के, मैं भी आने वाली थी। और वो आई डोंट नो कि बिलावल साहब के साथ इतनी क्या उनसे घबराहट हुई कि कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो की वजह से जो है वो एकदम से इंडिया ने ये मीटिंग जो है वो ऑनलाइन कर दी। देखिए, प्लीज डोंट गिव सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू मिस्टर बिलावल भुट्टो। वो आए यहाँ पर, उनको जो कहना था हमने कह दिया, एंड दैट इज बिहाइंड अस, वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड। हम वहाँ पर वी आर नॉट स्टक देयर। सो इसीलिए पाकिस्तान अगर अपनी अहमियत को एज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव फोर्स तो नहीं हुआ ना, अगर उसका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा हो, ऑल्दो मैंने एक आर्टिकल लिखा है उसमें, और मैंने उसमें बिल्कुल कहा है दैट पाकिस्तान वुड हैव हैड नो रोल एट ऑल टू प्ले इन आवर डिसीजन टू गो वर्चुअल। तो पाकिस्तान की इसमें उसको इतना महत्व मत दीजिएगा जो पाकिस्तान की वजह से या बिलावल भुट्टो जरदारी की वजह से ऐसा हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं। आई थिंक देयर आर अदर कंसिडरेशंस आल्सो, और इसी की वजह से, पर औरों के बैग्स पैक हो गए या नहीं, पर आपके यहाँ पर भारत में आने के लिए तो जरूर मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ और अच्छा मौका खोजा जाएगा। आई एम श्योर यू हैव so many friends and well wishers of yours in India. Good. And I'm sure they will all be very, very happy to see you. They'll all very much look forward to welcoming you here. तो हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, जो आपका नहीं आना यहाँ पर, that is something that we will miss out on. But I'll keep my fingers crossed and hope that that happens very quickly. Hopefully, sir. Definitely. Thank you so much, sir, कि आपने आज ज्वाइन किया। और बहुत से लोगों में जैसे आप भी एक हैं जिनसे मुझे बहुत मिलने का शौक है, और कभी इंडिया अगर आना हुआ तो डेफिनेटली सर आई विल सी यू। थैंक यू सो मच सर। I hope it will be very soon and it will not take us long to welcome you here to our Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir.